डॉक्टर हसन अब्बास साहब ने माहिर है अभी अमूर के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा, हमें हर बार ये सुना दिया जाता है कि ये कुदरती आफत है, ठीक है, हम मानते हैं कि कुदरती आफत है, लेकिन हमारा कितना किरदार है इस सारे मामले के अंदर? ये जो नुकसान इतना ज़्यादा हो जाता है, हमारा इसमें कितना रोल है? जी, पहली बात तो ये कि मैं इस चीज़ से थोड़ा सा गैर मुत्तफिक हूँ कि ये कुदरती आफत है। ये एक कुदरती अमल है जो कि पिछले तकरीबन 30 मिलियन साल से इस खत्ते में चल रहा है। और इसको आफत सिर्फ हम बना रहे हैं, कुदरत की तरफ से ये आफत नहीं है। हमारा पूरा लैंडस्केप सैलाबों ने बनाया है। आज जिन ज़मीनों के ऊपर हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो हमारी फूड और ब्रेड बास्केट है, इन सैलाबों के आने से पहले ये यहाँ पे समंदर होता था, इधर तो कोई रह ही नहीं सकता था। फिर इन्हीं सैलाबों ने यहाँ पे मिट्टी बिछाई, रेत बिछाई, उसके ऊपर जो है वो फिर अल्टीमेटली पौधे और रोईदगी आई और फिर ये एनवायरनमेंट बना। तो हम उस सिस्टम के खिलाफ क्यों हो गए जिसने हमें बनाया है? ये तो सैलाब तो हमारा खालिक है, हमारे इस सिस्टम का खालिक है। हम इस मिट्टी से बने हैं, हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी से हम खाते पीते हैं। तो हम इसको एक आफत कहें तो ये तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा जो है वो कुफरान नेमत होगा कि हम इसको आफत कहें। आफत तो हमने इसको बनाया हुआ है, क्योंकि हम सैलाब के रास्ते में आके बैठ जाते हैं। हमने आज तक अपना कोई डेवलपमेंट मॉडल जो है वो इस सैलाब के मुताबिक नहीं बनाया। हमें एक वहम हो गया 20वीं सदी में, जब हमें बहुत ज़्यादा उधार का पैसा मिल गया और हमें जो है वो किराए के एक्सपर्ट मिल गए। तो उनकी वजह से हमने कहा कि बस अब हम दरियाओं को जो है ना बंद करते जाएंगे, कंट्रोल करते जाएंगे। और हमने पूरे जो इस कुदरती सिस्टम का जिस तरह से हमने बेड़ा गर्क किया, तो अब उसका हम खामियाजा भुगत रहे हैं। ये बिल्कुल भी आफत नहीं है, ये तो बहुत बड़ी रहमत है। लेकिन अगर हम ये सब कुछ ना करते, डॉक्टर साहब, मैं अभी एक आर्टिकल्स भी आजकल बड़ा उनके ऊपर डिस्कशन हो रही है कि किस तरीके से वो डच एक्सपर्ट्स ने 2016 में आके पाकिस्तान में बताया था कि हमारा ये जो फेडरल फ्लड कमीशन है, इसको तो बुनियादी चीज़ें ही मालूम नहीं है फ्लड्स के हवाले से। ये जो आप कह रहे हैं कि हमने रस्तों में आके सोसाइटीज़ बना ली, हमने रास्ते बंद कर दिए, हमने कुदरत के साथ खिलवाड़ की कोशिश की और अब हम उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं, कैसे अब इसको बेहतर किया जा सकता है? कितना अर्सा लगेगा? अब बड़ी बात हो रही है कि ये जो पानी इतना आ रहा है, ठीक है, बारिशें ज़्यादा भारत में भी हो रही हैं, पानी जो हमारी तरफ आ रहा है इसको स्टोर कर लेने से शायद मामला बेहतर हो जाए। फिर ये जो दरियाओं की बेल्ट है, बेल्ट को क्लियर करने से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो है वो हल है और मुनासिब हल है और बेहतर हल है? देखिए, हल तो इसके बहुत सारे हैं। उस वक्त तक इसका कोई हल नहीं है जब तक हम अपनी सिमत दुरुस्त नहीं करते। मसला यह है कि इस वक्त हमारी सिमत ही दुरुस्त नहीं है, जिस वजह से ये सारा नुकसान हुआ है। आज हाईएस्ट लेवल के ऊपर वही नारे दोबारा लग रहे हैं कि वो वजह जो है उस वजह को और आगे लेके चलो। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आप एक बड़ा डैम बनाते हैं तो वो छोटे सैलाबों को ख़त्म कर देता है और बड़े सैलाबों को मैग्नीफाई करता है। हमने 1998 में देखा कि आपके मंगला डैम ने बड़े सैलाब को मैग्नीफाई किया। 1992 में हमने ये देखा। उसके बाद में 1988 में हमने देखा कि पोंग डैम और भाखड़ा डैम ने भारत में बड़े सैलाब को मैग्नीफाई किया और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान तक भी आया। आज हम देख रहे हैं कि थीन डैम रावी से, सलाल डैम चिनाब पे और भाखड़ा डैम और पोंग डैम इंडिया में, ये सारे के सारे बड़े डैम जो इन रिवर्स के ऊपर बने हुए हैं, ये बड़े सैलाब को मैग्नीफाई करके इंडिया और पाकिस्तान में तबाही मचा रहे हैं। बिल्कुल सही। मसला ये है कि जब बड़ा डैम आप बनाते हैं और छोटे डैम छोटे सैलाब ख़त्म होते हैं तो लोगों को दरियाओं के रास्ते में एनक्रोचमेंट के लिए जगह मिल जाती है। अगर उधर हर साल पानी आए तो लोग एनक्रोच नहीं करेंगे, लेकिन जब वो देख रहे हैं कि पिछले 20-30 साल से इधर पानी है तो लोग तो एनक्रोच करेंगे। फिर एनक्रोचमेंट जब बन जाती है और बड़ा सैलाब आ जाता है तो लोग डूबते हैं और मरते हैं। ये मसला है। हम कह रहे हैं कि जी हमने मजीद डैम बनाने तो उससे कोई हल हो जाएगा। भाई कैसे हल हो जाएगा? ये तो वजह है इन सैलाबों से तबाही की। लेकिन सर इसके ऊपर बड़ी बहस भी हो रही है कि डैम्स नहीं तो फिर मतलब अल्टरनेट क्या, फिर हम पानी किस तरीके से स्टोर करें, कहाँ पर स्टोर करेंगे? डैम्स नहीं बनाने तो हमें क्या ज़रूरत है पानी स्टोर करने की? कुदरत हमें पानी स्टोर करके दे रही है ऑलरेडी। कुदरत जब इन दरियाओं के बीच में से पानी को गुजारती है तो इन दरियाओं के नीचे रेत है, उस रेत के बीच में वो पानी को स्टोर करती है और रेत में पानी फिल्टर होकर नीचे जाता है
और वो जो पानी की क्वालिटी है इस रेत के नीचे, वो ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी है। और हमने हाल ही में एक रिसर्च की है, बहुत डिटेल्ड स्टडी की है, इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को भी उसमें हमने शामिल किया है मॉडलिंग वॉडलिंग करने के लिए। और हमने ये देखा है कि ये जो आपके दरियाओं के नीचे रेत है, इसके बीच में कम से कम भी कुदरत ने इस वक्त भी तकरीबन 500 मिलियन एकड़ फुट पानी स्टोर करके रखा हुआ है ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी का। तो उस पानी को हमें क्यों नहीं नजर आ रहा? हमारे कितने एक्सपर्ट्स एक्सपर्ट्स तो है ही नहीं हमारे इधर, सारे सिविल इंजीनियर्स बैठे हुए हैं और या ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, एट बेस्ट सियासतदान बैठे हुए हैं, जिन्होंने बिल्कुल वाटर की साइंस को नहीं पढ़ा। उनको यही नहीं पता कि इंडस रिवर सिस्टम है क्या, उनको आज तक ये पानी नजर नहीं आया। जो आप उधर से वो किराए के एक्सपर्ट्स बुलाते हैं बाहर से, उधार के पैसे से जो आप प्रोजेक्ट्स करते हैं, वो भी ये चीज़ देखने से कासिर हैं। आपको पता ही नहीं कि आपका इंडस सिस्टम है क्या, आपने इंडस को समझा ही नहीं है। इंडस तो बड़ा शेर दरिया है, इसके तो पेट के नीचे जो है वो इतना ज़्यादा पानी पड़ा हुआ है कि आपकी 3 साल से ज़्यादा की स्टोरेज है। मैं बता रहा हूँ 500 मिलियन एकड़ फुट, आपके बहुत बड़ा डैम जो है 6-7 मिलियन एकड़ फुट का होता है, आपके पास 100 गुना स्टोरेज तो पहले से बन के पड़ी हुई है। और वो स्टोरेज आपके लैंडस्केप में डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप किसी भी बड़े डिस्ट्रिक्ट पे 90% आबादी जो है आपकी इस स्टोरेज से 100 किलोमीटर के अंदर अंदर रह रही है। आज आप इस स्टोरेज को उस मैकेनिज्म से कनेक्ट करें कि इस स्टोरेज से पानी लोगों को मिलना शुरू हो जाए, तो आप तो सैलाब को हमेशा वेलकम करेंगे। आपको ना किसी डैम की ज़रूरत रह जाती है, ना किसी बैराज की ज़रूरत रह जाती है, ना किसी नहर की ज़रूरत रह जाती है। आपका ये पूरा सिस्टम आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से पाइप्स में पंप्स के साथ यूज़र के एंड तक पहुंच सकता है। इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है कंपेयर टू लार्ज डैम, इसका टाइम भी बहुत कम है। ये चंद महीनों में होने वाला प्रोजेक्ट है, वो 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं। ये चंद 100 मिलियन डॉलर्स में हो जाने वाला प्रोजेक्ट है, उस पर 10-10 बिलियन डॉलर लगते हैं, 20-20 बिलियन डॉलर लगते हैं। ये प्रोजेक्ट जल्दी भी हो जाता है, सस्ता भी है और देरपा भी है। इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी नहीं है, इसके सोशल इम्पैक्ट्स भी नहीं है। ये टॉप और बॉटम के जो हैं रेजिडेंट्स, अपर रेपेरियन लोअर रेपेरियन, उनमें लड़ाई भी नहीं कराता। तो आपको इसके बारे में कम से कम अब सोचना तो शुरू कर दें, अपनी प्लानिंग में इसको डिस्कस तो करना शुरू कर दें। आपको जब मैं ये बहुत से लोग हैं इस वक्त, मैं ये बात बार बार कर रहा हूँ और मुझे बड़ा दुख होता है इस बात पे कि बजाय कि लोग कहें कि यार ये कोई नई चीज़ पता चली है, हम इसको डिस्कशन में लेके आए, वो लोग हैं जो इस चीज पे नजरें लगाए बैठे हैं कि डैम आएगा तो हमें ठेका मिलेगा, वो इसके खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं। भाई उनको पता ही नहीं है कि ये क्या है, लेकिन खिलाफ बोलने वाले ऐसे ऐसे जो है वो मंतके छोड़ रहे हैं, कौम को भी गुमराह कर रहे हैं, खुद भी एक्सपर्ट नहीं है और एक्सपर्ट ओपिनियन को ऐसे ऐसे तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं कि ताकि पूरी कौम गुमराह ही रहे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, और राइट है, वही इस कौम को जो है ना ले डूबी है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आप जो ये सारी बातें कर रहे हैं ये बड़ी बेहतरीन बातें हैं, लेकिन मतलब रूटीन के मामला तो फिर तो शायद इनके ऊपर अमल होता भी जो है वो हो और उसका रिजल्ट भी हमें मिल सके। लेकिन अभी मसला ये है कि हम लोअर राइपेरियन हैं, भारत जो है वो पानी को बतौर हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। रिसेंटली उनके एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो कंवलजीत सिंह, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि अब हम करेंगे ही ऐसे कि हम पानी रोका करेंगे, जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर हम पानी छोड़ेंगे ताकि पाकिस्तान के अंदर तबाही हो। तो इस ऐसी सिचुएशन में फिर हमारे पास क्या हाल है आपकी नज़दीक? देखिए, ये एक दुनिया में इदारा है, उसको कहते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अगर उन्होंने ये बयान दिया है और ये बयान दे के वो कह रहे हैं कि हम वाटर को एज ए वेपन इस्तेमाल करेंगे, तो लेट्स गो टू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और उनके खिलाफ वॉर क्राइम इंसाइट करने का मुकदमा दर्ज कर दें। वॉर क्राइम की इंसाइटेशन क्या है कि आप अपनी हुकूमत को तरगीब दे रहे हैं कि वो जंगी जराइम की मुर्तकिब हो। जिनीवा कन्वेंशन के हिसाब से आप मिलिट्री और पॉलिटिकल एट्रोसिटीज़ में किसी भी मुल्क में सिविलियन पॉपुलेशन का पानी नहीं रोक सकते। आप उनके फूड प्रोडक्शन रिसोर्सेज जो कि सिविलियन पॉपुलेशन के हैं, आप उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जंगी जुर्म के मुर्तकिब होते हैं। अब आप अगर ये मुकदमा वहां पे दर्ज कर दें और आपके हक में फैसला आएगा ही आएगा, करके तो देखें, क्योंकि उन्होंने ये स्टेटमेंट बहुत क्लियर दी है, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं मैंने वो सुना भी है। और उसको आप आज ही जाएं, आज ही आपके लॉयर को इस वक्त इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में होना चाहिए कि वो ये मुकदमा दर्ज करे कि जनाब ये जंगी जराइम करने जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि जंगी जुर्म में जब लोग मर जाएं तो आपने फिर मुकदमा करना है। इंटेंशन पे ही आप मुकदमा कर दें और वो मुकदमा आप जीत जाएंगे और उसके बाद में देखें कौन ऐसी स्टेटमेंट देने की जरूरत करता है।
और लेट अलोन के ये काम करने की कोई कोशिश बिल्कुल करता ठीक हो है। गया। ये मुकदमा मोदी साहब के खिलाफ भी बनता जी। है। उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दे रखी है कि हम पाकिस्तान में एक बूंद पानी की नहीं जाएंगे। उनका नाम भी इस मुकदमे में डालें और बाकी भी जितने इंडियन ऑफिशियल ने ये काम किया है उन सबके नाम मुकदमे में डालें। जिस तरह से आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से अपने हक में एक फैसला ले लिया है, जी। ये फैसला आप जाके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से ले लें। आप डिप्लोमेसी में टॉप पे चले जाएंगे और वो डिप्लोमेसी की जो ना रॉक बॉटम से भी नीचे चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आपके पास तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि वो सरदार जी ने जो है ना ये खूबसूरत बात की है, तो फायदा उठाएं इसका। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच सर।